2027 में उत्तर प्रदेश में क्या होगा? उत्तर प्रदेश का चुनाव बिहार चुनाव के समाप्ति के बाद ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव का उद्घोष हो चुका है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि 27 की जो रणभूमि है वो कठिन है। कुछ मोटी मोटी बातों को जो मैं समझने की कोशिश करूंगा या समझाने की कोशिश करूंगा वो ये है कि बिहार चुनाव के परिणाम के बाद सामान्यतः इस तरह का एक परसेप्शन गढ़ा जा रहा है या इस तरह का एक परसेप्शन बना है कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी को हरा पाना लगभग असंभव सा है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि बिहार का चुनाव और उत्तर प्रदेश के चुनाव की तुलना करने में कुछ बेसिक फंडामेंटल दिक्कतें हैं। पहली बात तो ये है कि जो सामाजिक समीकरण था बिहार का वो तेजस्वी यादव के पक्ष में नहीं था। इसीलिए चुनाव के पहले भी मैंने कुछ अपने साथियों से या कुछ अलग प्लेटफॉर्म्स पे लिखत पढ़त के दौरान मैंने ये बात कही थी कि बिहार की ज़मीन जितनी फर्टाइल लग रही है विपक्ष के लिए एनडीए के खिलाफ, उतनी ज़मीन फर्टाइल नहीं थी। क्योंकि नीतीश कुमार बिहार में उन्होंने अपने बलबूते पिछले 2-3 दशकों में जो एक सामाजिक समीकरण रचा बुना है उसमें नीतीश के बिना बिहार में सरकार की कल्पना बहुत मुश्किल है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सामाजिक समीकरण के लिहाज से कमजोर है, सपा के मुकाबले नहीं, इंडिया अलायंस की तुलना में। जी, उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस का जो सामाजिक समीकरण है वो भारतीय जनता पार्टी पे भारी है और इसका परिणाम 24 में हम सभी ने देखा है। 24 के चुनाव के परिणाम को जिस तरीके से भी आपने डिकोड किया उसकी अलग अलग व्याख्याएं हो सकती हैं। लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर का द्वंद्व था, कुछ लोगों ने कहा दिल्ली और लखनऊ के बीच का जो द्वंद्व था उसका परिणाम था 24। लेकिन ऐसा नहीं था। आप यकीन मानिए उत्तर प्रदेश में ईबीसी जातियों का एक बहुत बड़ा वर्ग, दलितों का एक बहुत बड़ा हिस्सा 2017 और 2014 के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी से छिटक रहा है। इस बात को जितना ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी स्वीकार कर लेगी उसके लिए 2027 की रणभूमि उतनी ही आसान होगी। उसको दूसरे अर्थों में भी देखें। उत्तर प्रदेश में ओबीसी जातियों और दलित जातियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जैसे मौर्य, दूसरी तमाम दूसरी जातियां हैं, जिनसे जब आप बात करते हैं यदा कदा आप आने जाने के दौरान, जो लोग खासकर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं उनको ये बात फील हो रहा होगा फील्ड में निकलते हुए। लेकिन सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव अपने किसी दांव से भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकते हैं? शायद नहीं। समाजवादी पार्टी के पास उस तरह की राजनीतिक जमीन और उस तरह का सामाजिक समीकरण नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर सके। ऐसे में समाजवादी पार्टी के सामने विकल्प क्या है? समाजवादी पार्टी के सामने एकमात्र विकल्प ये है कि वो 24 के इंडिया अलायंस को अलग तरह से, एक तरह से फॉर्म दे, और ये फॉर्मेशन चुनाव के आसपास होगा अगर, तो फिर यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी बहुत आराम से चित्त कर देगी। अगर ये फॉर्मेशन, ये इस तरह का कोई गठबंधन बनाना है उत्तर प्रदेश में, किसी इस तरह के गठबंधन को सेव देना है, तो इस बार के मार्च 2026 मार्च तक, अप्रैल तक समाजवादी पार्टी को ये काम कर देना होगा, ताकि चुनाव के पहले ऐसा मत लगे कि इंडिया अलायंस के बीच में बहुत कुछ द्वंद्व चल रहा है, बहुत कुछ लड़ाई चल रही है और इनके बीच तो समझौता नहीं हो पा रहा है, या भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले इंडिया अलायंस कमजोर दिखे। अब एक दूसरा सवाल, बहुत से बहुतेरे यूट्यूबर्स जो लखनऊ में घूमते मिल जाते हैं, ढेर सारे जगहों पे मिल जाते हैं, और वो कहते हैं, बहुत इसमें एस्टैब्लिश यूट्यूबर हैं, वो कहते हैं कि साहब लखनऊ और दिल्ली के बीच में तो विवाद चल रहा है, योगी जी और अमित शाह के बीच में विवाद चल रहा है, योगी जी और अमित शाह के बीच बनती नहीं है। तो साहब विवाद कहाँ नहीं है? दुनिया के किस हिस्से में विवाद नहीं है? कांग्रेस में विवाद नहीं है? कांग्रेस सत्ता में बाहर होने के बाद क्या कोई कह सकता है कि कांग्रेस में कितने खेमे हैं? समाजवादी पार्टी में कितने खेमे हैं? बहुजन समाज पार्टी में कितने खेमे हैं? किसी भी राजनीतिक दल में खेमेबाजी को जितना हम बाहर से देखते हैं ना, उतना ऐसी स्थिति नहीं है। वो एक स्वस्थ परंपरा का भी हिस्सा है। सामान्य तौर पे राजनीतिक परंपरा में खेमे बनना एक स्वाभाविक बात है। उसको लेके जितना कंसर्न देख रहे होते हैं उतना बड़ा कंसर्न नहीं होता है। और दूसरी बात हमें ये समझना होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी 2027 का चुनाव
हारने का जोखिम उठा सकती है? ये सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगर 2027 में भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश छिन जाता है तो यकीन मानिए 2029 में उत्तर प्रदेश में केंद्र में सरकार बना पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए लगभग असंभव होगा। भारतीय जनता पार्टी 2029 के चुनाव को गंवाने के लिए क्या तैयार होगी किसी खेमेबाजी की वजह से? जवाब है नहीं। दूसरा यह है कि हम सभी को पता है कि हाल में जब जनसंख्या के आंकड़े आ रहे होंगे अगले 1-2 सालों बाद, तो उसके बाद पूरे देश में परिसीमन शुरू होगा। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि किसी वो ऐसे स्टेट में, खासकर उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में विपक्ष की सत्ता में रहते हुए परिसीमन का खेल यहां पर हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए अब उत्तर प्रदेश की लड़ाई और भी महत्वपूर्ण हो गई है। तो फिर हमने शुरुआत में ऐसा क्यों कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश टफ है? भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश उस स्थिति में टफ होगा जब समाजवादी पार्टी एक बेहतर अलायंस बनाने में सफल होती है, बेहतर टिकट का वितरण करती है। और यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसी स्थिति में चुनाव बिल्कुल ऐसा आसान नहीं होगा। हाँ, हालांकि ये अलग बात है कि फाइनेंशियल लड़ाई के बीच में अगर बात की जाए, अगर इस तरह के संसाधनों की बात किया जाए, तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत एज है। उनके पास तकनीकी इस तरह की विशेषज्ञता है, उनकी एक मशीनरी है। भारतीय जनता पार्टी खुद में एक मशीनरी के तौर पे बदल चुकी है। वो एक पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा एक मशीनरी बन चुकी है चुनाव जीतने की। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए टफ सिचुएशन क्रिएट करनी है तो उनके लिए एक एक दिन की कीमत है। और आने वाले 6, 7, 8 महीनों में अगर समाजवादी पार्टी इस दृष्टि से कुछ कदम उठा पाती है तो डेफिनेटली समाजवादी पार्टी एक शानदार कमबैक की संभावना का सृजन कर पाएगी। पूरे देश में कांग्रेस अपने लिए एक अलग तरह की रणनीति के साथ खुद को रिवाइवल के लिए तैयारी कर रही है। और बिहार से लेके महाराष्ट्र में कांग्रेस का जिस तरह से एक तरह से मसल्स प्रैक्टिस हुई है, उससे एक बार एक संभावना लग रहा था कि कांग्रेस क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस बनाने के मूड में नहीं है। लेकिन अभी जो अंदर खाने की खबर आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस किसी भी स्थिति में उत्तर प्रदेश में गठबंधन के लिए तैयार है। अब सवाल यह है कि क्या ये गठबंधन एक बहुत ही फ्रेंडली माहौल में होता है या चुनाव के एकदम करीब आ जाने पे जब आप बिल्कुल से चुनाव सर पे खड़ा हो उस दौरान होता है। और दूसरी बात, एक चीज़ और समझना होगा, योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर के इशू पे और हिंदुत्व के जिस तरह के आइकॉन फेस वो बन चुके हैं उसमें कोई संदेह नहीं कि पूरे देश में उनकी एक लोकप्रियता है। अगर समाजवादी पार्टी जो पीडीए की पॉलिटिक्स है, अखिलेश जी को जिसने भी कहा, लेकिन ये बात सच है कि जो पिछड़ों की राजनीति है, जो दलितों की राजनीति है, जो सबल्टर्न की पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स अगर अखिलेश जी अच्छे से उस डिस्प्यूट को प्ले कर पाते हैं, उस पूरे के पूरे राजनीति को उभार पाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए पार पाना बहुत मुश्किल होगा। और ऐसे में ये संभव हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 24 वाली परिस्थिति पैदा हो जाए। हालांकि इसमें एक बात और है कि अखिलेश यादव के पास समाजवादी पार्टी में हैंड्स की बहुत कमी है। उनके पास उस तरह के हैंड्स नहीं हैं। वो एक मात्र चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं। उनके पास जब वो लोकसभा में हैं, जब वो दिल्ली में पहुंच चुके हैं, तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए उनके पास जिस तरह के चेहरों की ज़रूरत है वैसे चेहरे उनके पास नहीं है, या अगर हैं भी तो शायद उनको उस तरह का स्पेस नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव के लिए निश्चित ही जो एक बहुत फंडामेंटल प्रॉब्लम है, और आई थिंक इस प्रॉब्लम को बहुत आप रातों रात सुधार भी नहीं सकते हैं कि आपको कुछ क्षेत्रीय छत्रपों को, कुछ नेताओं को तैयार करने की ज़रूरत थी, कुछ द्वितीय पंक्ति में बैठने वाले लोगों की ज़रूरत थी। उसकी कमी निश्चय ही वो खलेगी अखिलेश के लिए। अच्छा, 2024 के जब चुनाव की बात करते हैं तो 2024 के चुनाव में
पूरे देश का एक जो सामूहिक शक्ति थी, खासकर इंडिया अलायंस अपने आप में बहुत ताकतवर तरीके से चुनाव लड़ रहा था। अच्छा, संसाधनों का भी अभाव नहीं था क्योंकि सारी पार्टी की सामूहिक शक्तियां लड़ रही थी। सोशल मीडिया से लेकर सड़क पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक जो जन चेतना है, एक जो कॉमन विल है, एक जो जनरल विल है, एक जो लोक इच्छा बनाने की तैयारी थी, वो पूरा विपक्ष मिल के कर रहा था, जिसका फायदा समाजवादी पार्टी को चुनाव में मिला। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये लड़ाई इतनी ही आसान होगी 27 में? क्योंकि 27 में मैं आपको बहुत दिलचस्प बात बता रहा हूँ। एक दिलचस्प बात जो अक्सर मैं कहता हूँ, अक्सर पहले जब भारतीय जनता पार्टी का उभार नहीं हुआ था तो पूरे साल भर कम्युनिस्ट पार्टियां भाजपा के खिलाफ एक माहौल बनाती थी। अक्सर उसको इंटेलेक्चुअल्स बोलते थे कि अनरेस्ट की खेती करती हैं कम्युनिस्ट पार्टियां और फसल काटती थी कांग्रेस, जो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को लेके एक ऐसा डर, एक फियर कि भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो इस देश के लाखों करोड़ों दलितों और अल्पसंख्यकों के जीवन में नार की स्थिति आ जाएगी। ऐसा एक माहौल बनाया जाता था और ये माहौल बनाती थी कांग्रेस पार्टी या देश के दूसरे संगठन, खासकर एनजीओ और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन। और ये साल भर आप देखिए, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के तमाम शहरों में ढेर सारे थिएटर्स, नुक्कड़ नाटक, सेमिनार्स, सभाएं होती रहती थीं। और अखबारों में हम सभी को पता है कि देश में इंटेलेक्चुअल्स का एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो उस राजनीतिक समझ के साथ आती है। और जाहिर सी बात है, उन्होंने कांग्रेस की या इस देश के सेकुलर कैरेक्टर के लिए बहुत जो कुछ भी कर सकते हैं वो कर रहे थे। तो पूरे साल भर ये खेती होती थी और चुनाव के दौरान, चुनाव के टाइम पे जाहिर सी बात है कम्युनिस्ट पार्टी को विकल्प तो नहीं हो सकती है, तो ये पूरी खेती, ये पूरा क्रॉप, कैश क्रॉप, ये कांग्रेस के एक तरह से दालान में पहुंच जाता था। ये पूरी फसल कांग्रेस के दालान में पहुंच जाता था। या जाहिर सी बात है 24 में यही हुआ। ये जो पूरी खेती हुई वो समाजवादी पार्टी के दालान में पहुंच गई, समाजवादी पार्टी के ओसारे में पहुंच गई। गांव देहात में बोलते हैं ना कि घर के बाहर जो जमीन है वहां वो खेती कट के चली आई, जिसको समाजवादी पार्टी को जिसका लाभ हुआ। अब कई बार इसको व्याख्या करने वाले लोग या कई तरह से राजनीतिक जो विश्लेषक हैं इस पूरी जीत को वो समाजवादी पार्टी की जीत समझ लेते हैं। असल में जीत इंडिया अलायंस की जीत थी। उत्तर प्रदेश के जो रणनीतिकार हैं, उत्तर प्रदेश के जो राजनीतिक रणनीतिकार हैं, इस बात को जितना जल्दी और जितना बेहतर समझ सकेंगे उतना बेहतर परिणाम उनको इस चुनाव में देखने को मिलेगा। आज की कोजागरी बातचीत में, संवाद में इतना ही। आप कोजागरी को सब्सक्राइब करें, हमें सहयोग दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।